बहुत मेरे साथियों ने सीएजी रिपोर्ट, जो कि गरीब मजदूरों पर, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हुए उन सभी साथियों पे थी जो दिन रात पसीना बहा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार ने अनेकों योजनाएं उनकी बनाई कि वो जीवन जी सके। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 में डिग्निटी के साथ जीने की बात कही गई। एक व्यक्ति केवल जिए नहीं, इज्जत के साथ जिए। और इसी कारण सरकार ने अनेकों प्रोविज़न क्रिएट किए कि गरीब के लिए अलग अलग मदों में वो योजनाएं खड़ी की गई। और हमारा ये मजदूर बोर्ड जो है, ये भी इसी का परिचायक है। अफसोस तब होता है जब सरकारों के पास पैसा भी होता है, लोग भी है, और वो नियत ना होने के कारण काम ना कर सके। अभी विपक्ष के हमारे विधायक वीरेंद्र कादियान जी ने कहा 12 मदों में हमने काम किया, 5 ही में तो नहीं कर पाए, कोविड का समय था। रटे रटाए पहरा पढ़ रहे हैं पक्ष के नेता। मैं उन्हें कुछ कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जिन योजनाओं की बात हमारे सभी साथी कर रहे हैं, उन सभी साथियों ने वो बातें कहाँ से कही? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक सरकार को झाड़ लगाई, डांट लगाई कि आपके पास पैसे भी हैं और लाखों मजदूर जो दिल्ली में काम करते हैं, ग्रैब लग गया था। ग्रैब में सरकार का प्रोविज़न होता है कि आप मजदूर को 8,000 रुपये दें। मैं पूछना चाहती हूं, जिन माननीय सदस्य ने कहा कि जब लोग गांव चले गए तो जी कैसे करते, कहां से देते? कोर्ट कहता है कि आपने 2,000 रुपये तो दिया, बाकी का 6,000 क्यों नहीं दिया? क्या चाहते थे उस 6,000 का करना? कोर्ट ने कहा कि 2,000 दिया, 6,000 क्यों नहीं दिया? पूरा का पूरा 8,000 क्यों नहीं दिया? यदि वो गांव चला गया था तो 2,000 कैसे दिया, ये बताएं। माननीय कोर्ट ने 2024 दिसंबर में जब ये कहा कि भाई आपको सब्सटेंस अलाउंस देना था आपके मजदूरों को, आपने क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने आनन फानन में जवाब दे दिया कि जी वो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे। तो उन्होंने कहा भी आधार कार्ड से यदि बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे तो क्या पैसा नहीं दिया जाएगा? क्या ये जरूरी है? तो ऐसा कोई कानून है? तो इन्होंने जवाब देना पड़ा। कोर्ट के आगे क्या बोलते? नहीं नहीं, कानून कोई नहीं है जी। अगर कानून नहीं है तो पैसे क्यों नहीं दिए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर कोर्ट ने दोबारा से कहा कि तकनीकी कारणों से यदि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरकार की कमी है, उस मजदूर की गलती नहीं है जिसके अकाउंट में आप पैसे नहीं दे रहे। तुरंत प्रभाव में दिल्ली के 90,000 श्रमिकों के अकाउंट में 8,000 रुपये डालिए। ये बात स्वयं माननीय कोर्ट ने कही। फिर कोर्ट ने बार बार कहा कि ये जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक, ये केवल अवसंरचना नहीं है, ये राष्ट्र बनाते हैं। और ये जो राष्ट्र बनाते हैं और आपने जो बोर्ड बना के रखा है, इस बोर्ड के माध्यम से इनको वास्तविक लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने फिर दोहराया कि BOCW एक्ट जो आपका 1996 का है, आप इतना सेस इकट्ठा करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो क्यों नहीं आप इनके स्वास्थ्य में, इनकी सुरक्षा में, इनके वेलफेयर में लगाते हैं? ये बताए राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं था अध्यक्ष जी। और मैं वो पूरा का पूरा चार्ट भी यहाँ पढ़ना चाहती हूँ कि कितनी योजनाएं हैं, क्या क्या पैसे दिए जाते हैं
और तत्कालिक सरकार ने उसमें क्या किया। बात करती हूँ मिसकैरेज। माननीय विधायक जी कह रहे थे गांव चले गए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड है मिसकैरेज जैसी महिलाओं की एक स्थिति, उसमें जिसमें मात्र 3,000 रुपये देने होते हैं, दिल्ली सरकार ने उस समय एक भी महिला को ये लाभ नहीं दिया, ये पैसे नहीं दिए ताकि वो अपनी मुसीबत की घड़ी में इसका लाभ ले पाती, नहीं दिए। इसी तरीके से जो मकान की बात उन्होंने कही कि जी मकान कैसे देते, गांव चले गए थे, फिर आपने वो 2,000 रुपये कैसे दिए। और ये बताइए 24 में कौन सा कोविड था कि गांव चले गए। हजारों मजदूरों को तो आप अलग अलग रूप में खूब दे रहे थे, फिर क्या हुआ। यानी कि वो चिट्ठा जिसकी बात माननीय सदस्यों ने बार बार कही कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग नंबर है 1,90,000 के करीब और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, परंतु आपने कहा कि हमने 6 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और रिवाइव करने के नाम पे सरकार के पास रिन्यूअल होता ही नहीं। बड़ी समस्या ये भी थी कि जो दिल्ली सरकार थी वो रजिस्ट्रेशन में पैसे लेती थी 25 रुपये, एक मजदूर के रजिस्ट्रेशन में 25 रुपये, और अगर उसे रिन्यू करवाना होता था 20 रुपये, सालाना 20 रुपये, जबकि यही पैसा केंद्र सरकार का है जीरो। मजदूर की रजिस्ट्रेशन में केंद्र सरकार एक भी रुपया नहीं लेती, ना रिन्यूअल में लेती है। और इसीलिए केंद्र सरकार के पास जो डाटा बैंक है वो हर साल रिन्यू होता है, जबकि दिल्ली सरकार के पास जो डाटा है उसका मात्र 7%, जो नीलम जी ने कहा कि मात्र 7% ही रिन्यू हो पाता है। वो डाटा कहाँ चला जाता है? क्योंकि आप सुविधा देते नहीं। क्या करेंगे उस 25 रुपये पर एक गरीब आदमी से लेकर के? जब केंद्र जीरो कर सकता है तो आप गरीब से 25 रुपये लेने वाले कौन होते हैं? वो बेचारा कहाँ से भुगतेगा आपके 25 रुपये? ये हालत थी। फिर आपने कहा कि जी और क्या कर सकते थे हम योजनाओं में। योजनाएं जो परमानेंट डिसेबिलिटी वाली योजना है जिसमें 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है, लगातार 2018-19 से हम देखें उस मद में भी आपने लोगों को, मजदूरों को पैसा नहीं दिया। और काम करने के लिए टूल अगर मजदूर लेना चाहता है सरकार उससे मदद करती है 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये की मदद, जिससे उसका जीवन निखर जाता है, उस साजो सामान के साथ वो अपनी रोजी रोटी कमा पाता है। पर देखिए जीरो, 2018 में जीरो, 19 में जीरो, 20 में जीरो, 21 में जीरो, 22 में जीरो, 23 में जीरो, 24 में भी जीरो। कब कोविड था? कब कोविड था? हर साल जीरो। आपने किसी एक मजदूर को भी ये राशि दी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो मरने पे गरीब आदमी मर जाए और उसका असिस्टेंस देना होता है, हर साल पैसा गया हुआ है, हर साल गया हुआ है। कम रहे सही, इन्होंने 2024 में 180 लोगों को दिया, 2023 में 146 लोगों को दिया, 2022 में 200 लोगों को, 277 लोगों को। भाई जब व्यक्ति यहाँ है, यहाँ जी रहा है, यहाँ मर रहा है, तो उसे टूल नहीं दे रहे, उसको स्वास्थ्य का लाभ नहीं दे रहे, उसके बच्चों को कोचिंग का पैसा नहीं दे रहे। ये क्या फ़र्क है? वो मरने के लिए यहाँ आता है और जीने के लिए आपके पास फंड नहीं है। ये बड़ी अजीब बात लगी मुझे। इसी तरीके से एक्सीडेंट और नेचुरल डेथ के हमारे 2 मद हैं। अगर नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपया सरकार देती है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है काम करते हुए तो 2 लाख रुपये। अफसोस है मुझे, इतनी बड़ी दिल्ली में जहां रोज हादसे होते हैं, वहां पे आपने 2018 में मात्र 104 लोगों को, 2019 में मात्र 126 लोगों को, सब मिला के, नेचुरल एक्सीडेंटल सब मिला करके, और 2020 में 124 लोगों को। इस तरीके से आपने गिन गिन के, चुन चुन के अपने नज़दीक के लोगों को दिया, जबकि जिनका हक बनता था उनमें से किसी को नहीं दिया। मेडिकल असिस्टेंट का खाना भी मैं पढ़ना चाहती हूँ अध्यक्ष जी। 2018 में इतना बड़ा शून्य, 2019 में शून्य, 20 में 4 लोगों को,
21 में 182 लोगों को, 22 में फिर शून्य, 23 में एक व्यक्ति को, 24 में फिर शून्य। भाई गरीब की बात करते हो, मजदूर की बात करते हो, उसके मसीहा बनने का नाटक करते हो, जब झुग्गी पे कोई जाके खड़ा होता है तो छाती पीट पीट के रोते हो। भाई जो तुम्हारे हाथ के 5200 करोड़ रुपए थे, ये क्यों नहीं दिए? जो आप दे सकते थे, जो आप कर सकते थे, उस गरीब को उसका मकान लेने के लिए असिस्टेंस दे सकते थे, लोन दे सकते थे, परंतु आपने नहीं दिया। फैमिली पेंशन नहीं दी, फैमिली पेंशन नहीं दी, यात्रा पास नहीं बनवाया, और यहाँ तक कि स्किल के लिए स्किल ट्रेनिंग जो होती है, ऐसा काम मजदूर का जीवन संवर जाए। 0 0 0 इतना बड़ा सिफर, पूरी रिपोर्ट में इतना बड़ा सिफर। यूं ही नहीं सीएजी आती है, आपके इन करतूतों और इन कारनामों के कारण से सीएजी बनती है, जिसमें आपने लगातार मजदूरों का हनन किया, लगातार उनके हक को मारा। ये पता चलना चाहिए दिल्ली के एक एक गरीब को कि ये आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को आम कहती है, कितनी खास है, क्योंकि इनकी नजर का चश्मा केवल उतना देखता है जहां से इनको फायदा होता है। गरीब आदमी दिखता नहीं है इन्हें, गरीब आदमी दिखता नहीं है, फायदे वाले लोग दिखते हैं। गरीब आदमी दिखता तो उसे योजनाओं का लाभ मिलता। 5200 करोड़ रुपए लेबर अकाउंट में पड़े पड़े बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि किस गरीब के हम काम आएंगे, परंतु इन्हें फुर्सत नहीं है, इन्हें फुर्सत नहीं है वो सब करने की, दिखाने की, लोगों की मदद करने की। अध्यक्ष जी, मैं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि ये जो पाप आम आदमी पार्टी ने किया है, ये जो पाप पिछली सरकार के मुखिया ने किया, इनके लेबर मिनिस्टर ने किया, इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और ये जो सीएजी रिपोर्ट है ये पीएसी में जानी चाहिए। अध्यक्ष जी धन्यवाद। 52 साल बाद अध्यक्ष जी, 52 साल बाद, 1973 के बाद 52 साल बाद अभिभावकों का ये वनवास खत्म हुआ है। कानून मिला, कानून के माध्यम से न्याय मिला। बधाई देती हूं मैं दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री भाई आशीष सूद जी को, कड़ी मेहनत के साथ इतने कम समय में लगातार चर्चा करते हुए, लोगों की बात समझते हुए, अनेकों संगठनों के साथ में बातचीत की, अभिभावकों के साथ बातचीत की, साथियों के साथ बातचीत की, और एक इतना सुंदर बिल लेकर के आए जो पूरे तरीके से दिल्ली की जनता के हित में है, अभिभावकों के हित में है। जरूर कहना चाहूंगी, ये दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, परंतु यहाँ की आबादी ज्यादातर 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाली है, जहाँ आज भी यदि घर में बच्चा होने वाला हो तो पहली टेंशन माँ बाप की ये होती है कि ये बच्चा होने के बाद इसका स्कूल में एडमिशन और वो फीस का पेमेंट कैसे होगा। ऐसे माहौल में दिल्ली जी रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ देख रही थी। 15 साल कांग्रेस रही, 11 साल आम आदमी पार्टी रही। अभी ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस की बातें कर रहे थे कि चलो आपने ये कह दिया कांग्रेस अच्छी है। भाई ये क्या करें, जब छोटी बहू खराब आ जाए तो बड़ी भी अच्छा कहलवाई जाती है, बड़ी भी अच्छा कहलवा जाती है। इन्होंने आके उसको क्रॉस कर दिया। पहले हम कांग्रेस को खराब कहते थे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जब आके इन्होंने गुड़ गोबर किया तो ये समझ में आया कि इससे अच्छी तो बड़े वाली थी। और इनकी आदतें तो ऐसी हो गई है कि आटा गूंद रहे हो तो हिल कैसे रहे हो। एक एक बात जो इन्होंने इस बिल में कही, ये किया तो क्यों किया और ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। हर बात पे जो भी माननीय सदस्यों ने इनके कहा, इन्होंने कहा 15% पेरेंट्स की बात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये 15 कर दिए, ये भी कह सकते थे कि ये 25 करने चाहिए थे।
25 करते तो ये भी कह सकते थे क्यों नहीं किया, बताओ। एक पेरेंट खड़ा होकर कहेगा तो आप तो चाहते ही नहीं स्कूल की व्यवस्थाएं चले, कुछ भी कह सकते थे। फिर इन्होंने कहा कि भाई फीस बढ़ाने के रीज़न देने होंगे, बताओ जी कल को कैसे व्यवस्थाएं कैलकुलेट होगी। हर चीज़ पे बोलना है। टाइम बाउंड कर दिया गया कि भाई आपको 31 जुलाई तक अपना सबमिशन देना होगा प्रपोजल का, आपको सितंबर के आखिरी तक फाइनल करना होगा। तो इन्होंने कह दिया देखिए अगस्त में आ गए, हमें बताया कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं। कहा बिल आ गया, फिर कहा अध्यादेश हो गया, फिर कहा ये हो गया। अरे मैडम सारी बात आपको बता के करेंगे क्या, आपको रास्ते दिखा के करेंगे क्या? जब आप कर रहे थे दिल्ली की जनता को आपने गुमराह किया, हमने फाइनली दिल्ली की जनता के हित में काम किया और आज दिल्ली के लिए ये बिल का गठन हुआ है। दर्द की बात कही आशीष जी ने, मैं देख रही थी माननीय सारे सदस्य नेता विपक्ष एक दूसरे को निगाह निगाह में देख करके कह रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फिर दूसरे ने कहा संजीव झा जी ने अब हुआ, छोड़ो जो हुआ, छोड़ो जो हुआ। क्या हुआ जो दिल टूटा, क्या हुआ जो दिल टूटा, छोड़ो जो हुआ, क्योंकि ये तो होना था। अब इन्हें याद आया कि ये विपक्ष में बैठे हैं, ये तो होना ही था। अब इसमें से क्या क्रेडिट ले कि हमने ये अमेंडमेंट दिया, हमने ये कहा, हमने ऐसा किया। अरे भाई जो बार बार बीच में जा करके आपकी पार्टी के पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल जी, आपके पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी पूरा जोर लगा करके चीज़ों में से 10 साल पता नहीं क्या गढ़ते रहे, जिसे हमारे मंत्री जी ने बिल्कुल अक्षरशः फाइल में दिखा दिखा के बताया कि आपकी नीति और नियत दोनों भ्रष्ट थी। आपने ना केवल पेरेंट्स की उन उम्मीदों को जो कि प्राइवेट स्कूल में जाने की थी, वहां अपने बच्चे को पढ़ाने की थी, उसे भी बर्बाद किया और आपने सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद किया। सारी बातें जो लवली जी ने कही, स्कूलों की बिल्डिंग की बात कही, मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहती हूँ थोड़ा सा। आज की डेट में भी दिल्ली में मात्र 795 स्कूल बिल्डिंग है और उसमें से भी केवल 241 पक्का स्ट्रक्चर में है। आज भी कितने शर्म की बात है, आज़ादी के 75-76 साल बाद भी दिल्ली में टीन शेड में दिल्ली सरकार के साथ स्कूल चलते हैं, टीन शेड में। ये इनका शिक्षा मॉडल था। और ये भी बताना चाहूंगी 2005 से लेके 15 तक बने 80 स्कूल और 2015 से 25 के बीच में 44 स्कूल बने, पर उसमें से 24 की सैंक्शन कांग्रेस के टाइम की थी, इन्होंने तो मात्र 20 स्कूल बनाए। यानी कि 11 साल में केवल मात्र 20 स्कूल, एवरेज निकाल लीजिए। ये था इनका शिक्षा मॉडल जिसकी बात ये करते थे। और शर्म की बात ये है कि आज भी इनके कार्यकाल के कारण दिल्ली में 20,000 वैकेंसी है टीचर्स की, 60,000 में से 20,000 पक्की टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में। इनको ये चिंता नहीं थी, इतने साल बिना प्रिंसिपल के स्कूल चल रहे थे, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इन स्कूलों को प्रिंसिपल दें, टीचर दें। झूठे करिकुलम जो स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये कहते थे, जब सिसोदिया जी जेल गए, लिख के दो कार्ड, अंकल को जेल से रिहा करो, अंकल को जेल से याद होगा, अंकल को जेल से रिहा करो। इन्होंने सरकार की टीचर्स को मजबूर किया कि सोशल मीडिया पे डालो, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए। आज पूछ लो उनसे, बता देंगी क्या चाहिए। आपने बच्चों को स्कूल में फेल करने का जो षड्यंत्र रचा,
जिसके कारण से लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे एजुकेशन विभाग को, हमारे एजुकेशन मंत्री को, जिन्होंने इतना सुंदर बिल जिसमें एक एक चीज को इतने सुंदर तरीके से बताया गया है। पहला, फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। दूसरा, सख्त नियम और उल्लंघन करने पे दंड, सख्त नियम और उल्लंघन करने पे दंड। और तीसरा, अभिभावकों की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की, सबकी भागीदारी। इतना सुंदर बिल जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया, टाइम का भी और प्रावधानों का भी। टाइम आधा घंटा बढ़ाया जाता है। स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी जिसमें प्रोविजन है, जिसमें शिक्षा को अब मंदिर के रूप में जाना जाएगा, ना कि मुनाफे की दुकान के रूप में। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मंत्री जी को कि एक एक चीज को आपने स्टडी करते हुए इतना सुंदर, जिसमें 3 स्तरीय ढांचा बिल में तैयार किया गया है। स्कूल स्तर की कमेटी, जिला स्तर पर निदेशक की समिति और राज्य स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरण। ये एक बहुत ही सुंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि आने वाले समय में शिक्षा को एक नए आयाम तक लेकर के जाएगी। और उसके बाद भी आप शिकायत यदि जनहित से जुड़ी है तो उसका समाधान जरूर होगा। ये सारी चीज़ें आपने इस बिल में शामिल की है। यह बिल सिर्फ व्यवस्था नहीं बदलेगा, यह बिल मानसिकता बदलेगा। बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगी कि ये सदन दिल्ली की आत्मा की आवाज़ को, इस बिल को हर माँ की जीत मानता है, जो कि अब हर महीने में EMI की चिंता करते हुए फीस की चिंता नहीं करेगी। ये हर बिल उस पिता को एक सुरक्षा देगा जो ऑटो चलाता था, अपने बेटे को प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता था। अब उसको अपने सपने टूटने का कोई डर नहीं होगा। ये सारे काम आपने इस बिल के माध्यम से किए हैं। ये बिल जन आक्रोश का उत्तर है। ये बिल जनता से हमारा किया हुआ वादा है। ये बिल आज मैं सदन को सौंपती हूँ। ये जवाबदेही का बिल है। और आखिरी में कहना चाहूँगी कि जो ठान ले वो मुश्किलों में भी राह बना लेता है। जो ठान ले वो मुश्किलों में भी राह बना लेता है। नामुमकिन बस उन्हीं के पास रहता है जो कोशिश भी नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।